हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न इफ्नो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑप्शंस का बेसिक। जी हाँ, ये भले ही बहुत ही सिंपल टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि बेसिक्स जानना ज़रूरी है कि आप एडवांस चीज़ें कर सको। तो ये पढ़े उसके पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट दिखेगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपने ये सभी चीज़ें अगर नहीं देख ली है, ये वीडियोस नहीं पढ़े हैं सारे, तो ये सारे पहले टॉपिक्स को कवर करिए, इन सभी को पढ़िए और फिर आज के वीडियो को आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपने ये सारा देख लिया है कि आपको सब कुछ पता है तो आज का आप टॉपिक शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शंस होता क्या है, पहले वो जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस FNO जिसको कि कहा जाता है वो डेरिवेटिव्स है, ठीक है। और आप लोग देखे होंगे हमारे चैनल का नाम या हमारे बिजनेस का नाम भी है लर्न FNO ट्रेडिंग, राइट। हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सिखाते हैं, उसी में हमारी एक्सपर्टीज़ है, हम वही आपको सिखाते हैं और कोशिश करते हैं जितना अच्छा से अच्छा हो मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, वो भी इजी तरीके से। सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, ये डेरिवेटिव्स होते हैं। नाउ डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ एसेट्स होते हैं, उस एसेट्स के जो अंडरलाइंग वैल्यू होते हैं, ठीक है। तो जब एसेट मूव करता है तो जो अंडरलाइंग वैल्यू है वो भी उसके साथ साथ मूव करता है। जैसे कि अगर हम बोले कि सपोज एग्जांपल तौर पर हम मानते हैं कि एसेट जो है, सपोज मान लीजिए कोकोनट, ठीक है, ये कोकोनट है, ठीक है। और सपोज मान लीजिए कि कोकोनट का भाव में बढ़ोतरी हुई, सपोज मान लीजिए कि सप्लाई घटा है और डिमांड बढ़ा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राइस बढ़ेगा। ये सभी चीज़ें मैंने सिखाया है बेसिक टू एडवांस के पहले ही वीडियो या दूसरे वीडियो में कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, कैसे प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो सपोज़ मान लीजिए जो नॉर्मल रॉ कोकोनट है उसकी डिमांड बढ़ी है या उसका सप्लाई रिड्यूस हो गया है, किसी भी कारण से, प्रोडक्शन हो सकता है या कोई भी कारण से, तो यहाँ पर इसके प्राइस में बढ़ोतरी आएगी, सर्ज आएगी, राइट। और जब कोकोनट का भाव बढ़ जाएगा तो कोकोनट से जो भी इसके डिराइव्ड प्रोडक्ट्स है, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, ठीक है, कोकोनट की मिठाइयाँ हो गई, स्वीट्स हो गए, राइट। कोकोनट के जो भी हमारे मेडिसिन्स होते हैं वो हो गए, ठीक है, या कुछ भी जो भी कोकोनट से बनता है प्रोडक्ट, ठीक है, ऑयल और जो भी चीज़ें हैं उन सभी का भाव बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, कोकोनट का भाव बढ़ा, उसके बाद इन सब का भाव बढ़ा। ठीक उसी तरीके से अगर आप देखोगे अभी जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और इसके कारण से क्रूड ऑयल में बहुत ही तेज़ी से बढ़ोतरी आई थी, है ना। तो जब क्रूड ऑयल में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी आई तो उसी के हिसाब से डीजल, पेट्रोल और जो भी इससे डिराइव्ड प्रोडक्ट है उन सभी के भाव में बढ़ोतरी आ गई, सबके दाम बढ़ गए, ठीक है। तो यही होता है कि सपोज मान लीजिए कि अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो सपोज मान लीजिए कि रिलायंस एक स्टॉक है, ठीक है, और ये एक हो गया एसेट। इसका अंडरलाइन जो भी एसेट है, चाहे वो फ्यूचर्स हो सकता है, सोच लीजिए मार्च का फ्यूचर हो गया, अभी मार्च का महीना चल रहा है तो मार्च का फ्यूचर हो गया, या कोई भी जो कॉल या पुट ऑप्शंस होते हैं CEP, उनके जो भाव हो गए वो भी डिपेंड करते हैं उसके रियल एसेट के भाव पे। अगर रिलायंस का भाव बढ़ेगा तो फ्यूचर्स का भाव बढ़ेगा और उसी हिसाब से CE का भाव बढ़ेगा और PE का भाव गिरेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर भाव बदलेगा, यानी कि जो रॉ एसेट है वहाँ पर पहले भाव में चेंजेस आएंगे और उसी के हिसाब से जो डिराइव्ड प्रोडक्ट्स है वहाँ पर भाव में चेंजेस आएगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक हम क्लियर है। अगर अभी तक नहीं समझ में आया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग से फिर से इस पार्ट को रिपीट करके एक बार आप प्ले करें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये जान लिया कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते क्या है। तो ये एक डिराइव्ड
हमारे जो नॉर्मल एसेट क्लासेस है उनके डिराइव्ड यूनिट्स है, डिराइव्ड प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अभी इसको बेटर तरीके से समझे तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है। नाउ कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है, सपोज तौर पे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको लेकर समझाना चाहूँगा कि सपोज मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये बिल्डिंग में, ठीक है, बिल्डिंग के पास में एक न्यूज़ आ रहा है कि यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, ठीक है, ये मेट्रो स्टेशन बनने वाला है। नाउ आपको तो ये चीज़ इजीली पता होगा, राइट, कि जब कोई भी एरिया में मेट्रो या मेट्रो स्टेशन बन जाता है तो उस एरिया का दाम बढ़ जाता है ना। तो इस एरिया पे अगर मेट्रो बनेगा तो इस बिल्डिंग में जो भी फ्लैट्स है इसके भाव भी बढ़ जाएंगे, है ना। नाउ इस बिल्डिंग का जो ओनर है, ठीक है, यही न्यूज़ जब किसी आउटसाइडर को सुनने को मिलता है तो उसको दिखता है क्या, अरे वाह, यहाँ पर मेट्रो बन जाएगा। इस बिल्डिंग का इस ओनर ने एक प्राइस रखा हुआ था, सोच लीजिए 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज़, ठीक है, 10 लाख रुपीज़ रखा हुआ है इसने प्राइस। अभी इसने क्या देखा कि अगर ये 10 लाख रुपए में आज मिल रहा है और अगर 6 महीने बाद मेट्रो बन जाता है, ठीक है, तो इसका भाव जो है सीधा 10 लाख से बढ़कर 15 लाख हो जाएगा, या फिर चलिए जो भी होगा, लेकिन हम लोग फॉर एन एग्जांपल सोचते हैं 50% बढ़ जाएगा, 15 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाता है और इस ओनर से बात करता है कि मुझे ये बिल्डिंग लेना है, आप कितने में दोगे। अभी इसको यही न्यूज़ कि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनने वाला है ये 6 साल से आ रही है, ठीक है, 6 साल से ये इंसान सुन रहा है कि यहाँ पर मेट्रो बनने वाला है, लेकिन आज तक नहीं बना और इसे लगता है कि इस बार भी नहीं बनेगा। तो इसने बोला 10 लाख है इस बिल्डिंग का भाव। इसने बोला, जो बायर है और ये सेलर है, ठीक है, बायर ने बोला कि अभी मेरे पास 10 लाख रुपए तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे आपकी बिल्डिंग खरीदनी है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम आपको 1 लाख रुपीज़ का टोकन अमाउंट एक दे देते हैं, 1 लाख रुपीज़ का टोकन अमाउंट दे देते हैं, ठीक है, और मैं आपसे 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है, मैं आपको फुल पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, फुल पेमेंट कर दूंगा। क्या बोला बायर ने, सेलर को क्या बोला कि मैं आपको आज 1 लाख रुपए दे देता हूँ एज अ टोकन अमाउंट और 6 महीने के अंदर मैं आपको पूरा पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन ये 6 महीने तक आप किसी को ये घर नहीं बेचेंगे, ठीक है, और ना ही आप किसी को वादा करेंगे बेचने का। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर अगर मैं घर का अगर आपको पैसा नहीं देता हूँ तो आप ये 1 लाख रुपए रख लीजिएगा और साथ में ये घर भी आप किसी और को बेच सकते हो, लेकिन फॉर 6 मंथ्स 1 लाख रुपीज़ का ये मैं टोकन अमाउंट देता हूँ और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि 6 महीने तक आप ये घर नहीं बेचेंगे अनटिल अनलेस आई डू द पेमेंट, या फिर मैं नहीं पे करता हूँ तब, ठीक है। अभी सेलर को क्या दिख रहा है, सेलर को ये दिख रहा है कि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन तो बनने नहीं वाला, क्योंकि 6 साल से मैं यही चीज़ सुनते आ रहा हूँ, ठीक है। तो आज मेरे ये बिल्डिंग का 10 लाख रुपए का भाव है और वो मुझे 1 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है। अगर 6 महीने में अगर ये बिल्डिंग नहीं बनती है तो ये पैसे भी मेरे और बिल्डिंग भी मेरा, राइट, ये 1 लाख रुपए भी मेरे और बिल्डिंग भी मेरा, तो हिसाब से मेरे पास 1 लाख रुपए का इनकम हो गया। लेकिन बायर को क्या दिख रहा है कि मैं 1 लाख रुपए देकर टोकन अमाउंट डाल दिया मैंने और मुझे पे करने हैं कितने, 9 लाख रुपए, ठीक है, और मेरे पास है 6 महीना का टाइम, जैसा कि न्यूज़ आया है मेट्रो स्टेशन 6 महीने में बनने वाला है ना। 6 महीने का मैंने टाइम लिया है, मेरे पास बैकअप में 9 लाख रुपए हैं, लेकिन अभी मैं वो 9 लाख रुपए यहाँ पे नहीं दूंगा। मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा न्यूज़ कंफर्म होने का, यहाँ पर इरिगेशन या फिर कुछ भी एटलीस्ट डेवलपमेंट शुरू होने का मेट्रो स्टेशन का। तो अगर ये डेवलपमेंट शुरू हो जाता है तो मैं जाकर 9 लाख रुपए दे दूंगा और वो 10 लाख रुपए में बिल्डिंग खरीद लूँगा और मेट्रो स्टेशन बनते ही 15 लाख में बेच दूंगा। तो हिसाब से क्या होगा, मैंने 10 लाख रुपए में बिल्डिंग खरीदा और 15 लाख में बेचा, तो मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यहाँ पर मेरा रिस्क क्या है, रिस्क है मेरा 1 लाख रुपया,
ठीक है, कि अगर ये 6 महीने के अंदर ये बिल्डिंग ये मेट्रो नहीं बनता है तो ये बिल्डिंग तो मैं खरीदने नहीं वाला और ये 1 लाख रुपए मुझे रिटर्न मिलने नहीं वाला, ठीक है, ये भी सेलर के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बायर का देखोगे तो बायर का एक्चुअली में रिस्क रिवॉर्ड कितना है, बायर का रिस्क रिवॉर्ड है 1:5, ठीक है, यानी कि वो 1 लाख रुपए दाव पे लगा रहा है कि इन फ्यूचर मेट्रो स्टेशन बन जाएगा तो वो 15 लाख रुपए यानी कि 5 लाख रुपए का मुनाफा बना सकेगा, ठीक है। वेयरएज़ अगर आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सेलर यहाँ पर दाव में लगा रहा है अपना 10 लाख का घर, ठीक है, और उसको रिटर्न में कितना मिल रहा है 1 लाख रुपीज़, जो कि उसको टोकन मनी है, ठीक है। उसको कितना मतलब उसको यहाँ पर अगर मिलने को रहा तो कितना मिल रहा है 10 लाख रुपए ही मिल रहा है, राइट। और अगर यहाँ पर उसको लूज़ करने को रहा तो क्या लूज़ कर सकता है वो 5 लाख रुपए लूज़ कर सकता है, जो कि एक्चुअली में भाव बढ़ सकता है आफ्टर मेट्रो तैयार हो जाए। तो उसका रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया हिसाब से देखेंगे तो 5:1 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया, यानी कि वो 5 लाख रुपए का दाव लगा रहा है 1 लाख रुपए बनाने के लिए। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, बायर जैसे 1 लाख रुपए को दाव लगा रहा है कि इन नियर फ्यूचर अगर मेट्रो यहाँ बन जाता है तो ये 10 लाख का बिल्डिंग का वैल्यूएशन 15 लाख हो जाएगा, तो मैं 1 लाख का दाव लगा रहा हूँ, अगर मेट्रो बन जाता है तो मैं इसको सीधा सीधी 10 लाख में खरीद के 15 लाख में बेच पाऊंगा, तो 5 लाख का मैं प्रॉफिट बना लूँगा। वेयर सेलर उसको क्या दिख रहा है, उसको लगता है कि यहाँ पर मेट्रो नहीं बनेगा, उसका दाव है कि यहाँ पर मेट्रो नहीं बनने वाला, इसलिए वो दाव पे क्या लगा रहा है अपना बिल्डिंग को लगा रहा है, ठीक है। उसको कमाने को क्या मिलने वाला है 1 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन कब, अगर यहाँ पर मेट्रो नहीं बनता है तब, अगर मेट्रो यहाँ बन जाता है तो वो लूज़ कितना कर देगा 5 लाख रुपए, क्योंकि इसका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, इसका वैल्यूएशन बढ़ के 15 लाख रुपए हो जाएंगे। तो 5 लाख वो दाव पे लगा रहा है क्योंकि उसका कहना है कि यहाँ पे मेट्रो नहीं बनेगा। ये न्यूज़ बार बार आ चुका है, 6 साल से आ चुका है। तो इन दोनों के अलग अलग व्यूज़ हैं, राइट। इस कारण से ये एक ट्रांजैक्शन या एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो पाया, ठीक है, 1 लाख रुपए का। ठीक इसी तरीके से ऑप्शंस में भी हर एक इंसान का अपना अपना, या फिर पूरे दुनिया में स्टॉक मार्केट में जब लोग उतरते हैं हर एक इंसान का अपना अपना व्यू होता है। कुछ लोगों का व्यू होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ का व्यू होता है मार्केट नीचे आएगा, और दोनों ही अपने अपने हिसाब से दाव खेलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आपका ऑप्शंस आता है, ठीक है। ऑप्शंस, ये इंसान जो बायर है इसको आप ऐसा ट्रीट कर सकते हैं ऑप्शन बायर जैसा, और यहाँ पर जो सेलर है उसको आप ट्रीट कर सकते हैं ऑप्शन सेलर जैसा, ठीक है। यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं बायर और एक होते हैं ऑप्शन सेलर, ठीक है। एग्जैक्टली सेम तरीके से इनका भी काम होता है। ऑप्शन बायर क्या बोलता है कि यहाँ से इसका भाव ऊपर जाएगा इसलिए मैं इसको खरीद रहा है। ये क्या पे करता है ऑप्शन बायर, ऑप्शन बायर पे करता है टोकन मनी, और मिलता क्या है इसको, या फिर टोकन मनी, या फिर इसको हम कहते हैं अगर स्टॉक्स की भाषा में बोले या ऑप्शंस की भाषा में प्रीमियम, ठीक है। और उसे रिटर्न में क्या मिलता है, पे करता है वो, और उसको रिसीव करता है ग्रोथ इन प्रीमियम, ठीक है। अगर उसका दाव ठीक रहेगा तो प्रीमियम कितना भी बढ़ सकता है, प्रीमियम 100 का प्रीमियम 1000 भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, साल में 10-12 बार ऐसा होता ही रहता है, ठीक है। तो अगर वो लूज़ करता है तो लूज़ क्या करेगा प्रीमियम अमाउंट, ठीक है, और अगर वो पाएगा तो क्या पाएगा ग्रोथ इन प्रीमियम। जैसे कि यहाँ पर वो लूज़ कर रहा था तो क्या टोकन अमाउंट इज़ प्रीमियम, और अगर उसको मिलता है तो क्या मिलता है, अगर यहाँ पे अगर मेट्रो बन जाता है तो 5 लाख रुपए जो इसको मिलने वाले थे वही यहाँ पर ग्रोथ इन प्रीमियम, ठीक है। वेयरएज़ ऑप्शन सेलर का एंड में रिसीवेबल क्या है, प्रीमियम, राइट, और पे क्या करता है, पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। जैसे कि अगर यहाँ पर ऑप्शन सेलर की बात करें, ऑप्शन सेलर यहाँ पर इसको क्या मिल रहा है 1 लाख रुपए मिल रहे हैं,
लेकिन इसके पास रहना क्या चाहिए, इसके पास एक बिल्डिंग रहना चाहिए। 10 लाख रुपए का बिल्डिंग है, तो वो 10 लाख रुपए का बिल्डिंग है, तभी जाके उसको 1 लाख रुपए का ये टोकन मिल पाया, राइट। अगर आपके पास एसेट नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप सेल ही नहीं कर सकते कोई चीज़ को। तो ठीक उसी तरीके से ऑप्शन सेलर के पास भी एसेट का पैसा होना चाहिए। इसी कारण से ऑप्शंस बाइंग आपका लो मार्जिन से किया जा सकता है, और यहाँ पर आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट हाई होता है, ठीक है। आप अगर बैंक निफ्टी का एट दी मनी का एक लॉट पे ट्रेड अगर करते हैं तो आपको कॉस्ट पड़ता है समवेयर अराउंड 10 से 15 हज़ार रुपये। वेरएज अगर आप यहीं पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको 1.5 लाख के आसपास पड़ता है इसका कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर कट डिफरेंस ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में। ऑप्शन बायर प्रीमियम पे करता है, ऑप्शन सेलर प्रीमियम मिलता है उसको। वेरएज ऑप्शन बायर के पास रहता है कि अगर तेज़ी से जो हमारा व्यू है वो व्यू अगर फुलफिल होता है तो हमको ग्रोथ इन प्रीमियम मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया 100 का 200 300 500 हज़ार भी हो सकता है। वेरएज ऑप्शन सेलर का जो व्यू है, हाँ, अगर वो रहता है या मार्केट साइडवेज भी चला जाता है तो ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है, और उसका पैसा जो रहेगा वो मैक्सिमम वो प्रीमियम ही बना सकता है। यहाँ पे जो बिल्डिंग का सेलर है ये मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बना सकता है, 1 लाख का ही बना सकता है। अगर यहाँ पर मेट्रो नहीं बना तो बिल्डिंग भी इसका और ये पैसे भी इसके, राइट। तो टोटल ये प्रॉफिट बना कितना सकता है, 1 ही लाख बना सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं बना सकता। उसी तरह से ऑप्शन सेलर भी वो पैसा कितना बना सकता है, जो प्रीमियम उसको मिलने वाला है उतना, उससे ज़्यादा वो नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसको प्रीमियम कितना मिल सकता है, डेफिनेटली जितना इसको पे करना पड़ रहा है, राइट, 10 से 15 हज़ार रुपये हिसाब से, जाहिर सी बात है, राइट। यहाँ पे अगर आपको मार्जिन 10 से 15 हज़ार लग रहा है, ये मार्जिन किसके पास जा रहा है, ऑब्वियसली ऑप्शन सेलर के पास जा रहा है, तभी ये 10 से 15 हज़ार इसको ये पे कर रहा है इसको। और ये ऑप्शन सेलर जो है इसके पास 1.5 लाख रुपए, तो इसने एक खरीद के रखा है बैंक निफ्टी का, मतलब सेल करने के लिए बैंक निफ्टी का एक लॉट रखा है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन बाइंग क्या होता है और ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ठीक है। अभी ऑप्शन बाइंग में आप कब पैसे बना सकते हैं, चलिए वो जानते हैं, और ऑप्शन सेलिंग में कब पैसे आप बना सकते हैं वो जान लेते हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस बाइंग में आप पैसे तब बना सकते हैं जब आपके डायरेक्शन में फेवर में जाए, तो मार्केट मूव्स इन योर फेवर क्विकली, धीरे धीरे नहीं, क्विकली जाना पड़ेगा उसको, आपके डायरेक्शन में उसको सही से आपके डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तब जाके ऑप्शन बायर पैसा बनाएगा। लेकिन ऑप्शन सेलर कब पैसा बनाएगा, ऑप्शन सेलर उसके डायरेक्शन में जाएगा तब भी, और साइडवेज रहेगा तब भी, ठीक है। तो अगर आप टोटल बोलो तो लगभग ऑप्शन सेलर के पास जो पैसे बनाने का परसेंटेज होता है वो 66.6% का होता है, और ऑप्शन बायर के पास 33.3% का। यानी कि अगर ये एक पाई है तो इस पाई का इतना बड़ा हिस्सा ऑप्शन सेलर बनाता है, ठीक है, और ये ऑप्शन बायर बनाता है, ठीक है। सो आई गेस ये हिस्सा भी मैंने गलत बना लिया थोड़ा, आई गेस, राइट। सो कुछ इस तरह से ऑप्शन सेलर के हाथ में हमेशा ज़्यादा टेंडेंसी होती है पैसे बनाने की। चलिए ये भी जानते हैं क्यों। जैसे कि सपोज़ ये जो बिल्डिंग ओनर है, इसको पता है कि ये जो न्यूज़ है ये 6 साल से आ रहा है, और 6 साल से अभी तक में बहुत बार बायर्स आए हैं और दावा लगाया है इन लोगों ने, लेकिन उनका ये जो भी बेट रहा है वो काम नहीं किया है। तो सोच लीजिए 6 साल में हर 6 महीने में एक इंसान आता था, एक बायर आता था, और उनके साथ सेम बेट लगाता था कि यहाँ पर मेट्रो बनेगा, ऐसा न्यूज़ मिला है। लेकिन ऑप्शन सेलर ये 6 साल से लगातार बार बार पैसे बनाते आ रहा था, ठीक है। तो ऐसा हो ही सकता है कि इस बार मेट्रो स्टेशन बन जाए उधर और उनका लॉस यहाँ पर हो। लेकिन आप सोचो 6 साल में अगर आप
हर साल 2 बार करके आता है, 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ये लोग, और अगर 6 बार हर साल आते हैं 2 बार करके, यानी कि 12 बार 12 टाइम्स ऑलरेडी ऑप्शन सेलर यानी कि बिल्डिंग सेलर तो पैसे बना लिया, यानी कि 12 लाख रुपए ये तो ऑलरेडी बना चुका है ना। लेकिन इसके पास रिस्क क्या रहता था कि भाई 10 लाख रुपए का बिल्डिंग है, मतलब मैं 10 लाख पे निकल जाऊंगा, अगर यहाँ पे बिल्डिंग मतलब मेट्रो बन जाता है तो सीधा इसका वैल्यू 15 लाख होने वाला है। तो यहाँ पे वो बहुत बड़ा दाव लेता है कि भाई मैं इतना बड़ा एक मूव मिस कर सकता हूँ, एक बहुत बड़ा जंप इन द प्राइस ऑफ द बिल्डिंग वो मैं मिस कर सकता हूँ इस दावे से कि यहाँ पर नहीं बनने वाला, ठीक है। तो 12 बार वो सही हो के वो पैसा बना चुके हैं, लेकिन एक बार भी अगर सच्ची में यहाँ पर मेट्रो बनता है तो जो इस बार दाव लगाएगा वो सच में पैसे बना कर निकल जाएगा, राइट। तो इसी कारण से यहाँ पर भी वही सेम चीज़ होता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज यहाँ पर साइडवेज रहने से भी ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है, तो ऑप्शन बायर को यहाँ पर खतरा रहता है। और इसका मतलब है कि आपको थीटा डीके से खतरा रहता है। थीटा डीके के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस वीडियो में। स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस का अभी तक वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाइए और जाकर वो देख लीजिए। सो थीटा डीके यानी कि टाइम डीके, चलिए एक बार मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट में कवर कर देता हूँ कि थीटा डीके में होता क्या है। तो बेसिकली जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट, जैसे कि एक बिल्डिंग सेलर ने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया उनसे कि 6 महीने में अगर वो पे नहीं करेंगे तो 1 लाख रुपया बिल्डिंग सेलर के पास चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से ऑप्शन सेलर भी वीकली कॉन्ट्रैक्ट या मंथली कॉन्ट्रैक्ट इन इंडेक्स और स्टॉक्स पे हमारा सिर्फ मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, ये दोनों बना सकते हैं। सपोज हम अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की ही बात करते हैं जो कि स्टॉक्स में होता है सिर्फ, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो ऐसा हम लोग पकड़ सकते हैं कि सपोज मान लीजिए कि 1 तारीख को उन्होंने ऑप्शन बायर ने ये कहा कि भाई ये जो रिलायंस 2000 का जो भाव में चल रहा है ये 2100 तक चला जाएगा और मैं ये जो है ये 20 रुपये का ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है, यानी कि मैं 20 रुपये आपको दे रहा हूँ। अगर इसका भाव 2100 तक नहीं गया तो ये 20 रुपये आप रखोगे, लेकिन अगर इसका भाव अगर 2100 तक चला गया तो आप मुझे 80 रुपीज़ दे दोगे, ठीक है। वेरएस जिसके पास ये स्टॉक है यानी कि ऑप्शन सेल जिन लोग कर रहे हैं उनके पास मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ठीक है ये लाओ, ये मुझे 20 रुपया दो, अगर इसका भाव 2000 या मतलब 2020 2030 भी रह जाता है या नीचे चला जाता है तो ये 20 रुपये मेरे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जैसे ये महीना एंड की तरफ आता है, 1 तारीख को आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और सोच ली 30 तारीख आने वाला है, ठीक है, तो जैसे जैसे पास आता रहता है वैल्यू गिरते रहता है। इसका वैल्यू 20 से 15 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और 30 तारीख आते आते तक में इसका वैल्यू 0 हो जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट का। यानी कि अगर मूव नहीं भी किया ना ये रिलायंस का शेयर तो भी जो ऑप्शन सेलर है वो बैठे बैठे 20 रुपये बना डालेगा, ठीक है, और ये ऑप्शन बायर 20 रुपये लूज़ कर देगा। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट समझ में आ रहा है कि ऑप्शन बाइंग करना बहुत ही स्किलफुल चीज़ है। बिना सीखे आपको यहाँ पे पैसे तो छोटे लगते हैं, लेकिन बिना सीखे अगर आप करोगे, प्रॉपर रिस्क और मनी मैनेजमेंट के बिना अगर आप ये करोगे तो आप बहुत बड़ा बड़ा पैसा लूज़ कर दोगे। तो पहले चीज़ सीखना ज़रूरी है। बनाने को आपके पास पूरी ज़िंदगी है, लेकिन पहले चीज़ आप सही से सीख लो, ठीक है। अगर आप नहीं सीखोगे तो ये पूरा का पूरा जैसे 20 रुपया 0 हो सकता है, तो आप समझ लो अगर आप पूरा 1 लाख रुपये का प्रीमियम खरीद लिया और आपके पास 1 लाख रुपया ही था वो भी 0 हो सकता है अगर रिलायंस मूव नहीं किया। तो अगर वो मूव कर गया 2100 तब तो आपका 1 लाख रुपया जो है वो 4 लाख बन जाएगा। लेकिन टेंडेंसी ऐसा हो सके वो 33% होता है, 33.3, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, ठीक है। तो आई गेस आप लोगों को थीटा भी समझ में आ गया, कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया, एक्सपायरी भी डिस्कस करते हैं और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि ऑप्शंस होते क्या हैं और फ्यूचर्स भी उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। उसके बारे में डिटेल में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जानते हैं कि ये जो भाव बढ़े और घटे हैं, राइट, क्यों बढ़ते हैं, अल्फ़ा क्या होता है, बीटा थीटा ये सब क्या होता है, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है।
स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस में है, आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाइए और उसे देख लीजिए। तो सिर्फ 33.3% टाइम पैसा इसमें बना सकता है एक ऑप्शन बायर, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है इस एसेट क्लास का, ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट का। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये सीई और पीई होता क्या है, ठीक है। सो बेसिकली कॉल और पुट होते हैं, ये ई का मतलब होता है यूरोपियन। तो बेसिकली हमारा जो कॉल और पुट, हमारा जो ऑप्शंस का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यूरोप से फेच किया गया है। यूरोप और यूएस में अलग अलग तरीक़ा के रूल्स एंड रेगुलेशंस है ऑप्शंस में ट्रेड करने के। उनके एक्सपायरीज भी अलग होते हैं, उनके एग्जिट रूल्स भी अलग अलग होते हैं। तो हमारा जो इंडिया में एनएसई में जो फॉलो होता है वो आपका यूरोप से आता है, इसलिए यहाँ पे आप सीई और पीई लगाते हैं, यानी कि कॉल यूरोपियन पुट यूरोपियन, ठीक है। अभी कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन, इसको हम लोग नॉर्मली कॉल पुट बोलते हैं। तो ये जानते हैं अभी हम लोग कि कॉल और पुट होते क्या है और इसको कैसे करके समझना है। तो कॉल का मतलब है, अगर आप सोच लीजिए कि भाव ऊपर की तरफ जाएगा, आपने ये कहा, सपोज मान लीजिए हम लोग रिलायंस का एग्जांपल ही पकड़ लेते हैं कि आप अगर बोल रहे हो कि रिलायंस ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आप सीई बाई करोगे, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो तो आप सिर्फ बाई कर सकते हो, ठीक है। आपका व्यू है कि रिलायंस ऊपर जाएगा तो आप बाई करोगे सीई। वेयर एज अगर आपका व्यू है कि रिलायंस नीचे जाएगा तो आप बाई करोगे रिलायंस का पीई, राइट। तो सीई और पीई हो गया, ठीक है। ऊपर साइड आप जो सोच रहे हो कि मार्केट रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो आप सीई बाई करोगे। आप सोच रहे हो रिलायंस का स्टॉक नीचे जाने वाला है तो आप पीई बाई करोगे। आप ऑप्शन बायर हो तो आप सेल नहीं करने वाले, आप बाई करने वाले हो, या तो सीई या तो पीई। वेयर एज ऑप्शन सेलर ठीक इसका उल्टा करेंगे। अगर उनको लग रहा है कि ऊपर जाने वाला है तो वो पीई को सेल कर देंगे, और अगर उनको लग रहा है कि नीचे आने वाला है रिलायंस तो वो सीई को सेल कर देंगे, ठीक है। तो ये बायर का हो गया, ठीक है, ऑप्शन बायर। और अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन सेलर का। मैं क्लियर कट लिख देता हूँ सो दैट आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। अगर उनको लग रहा है कि रिलायंस ऊपर जाएगा तो सेल पीई, ऊपर जाएगा तो पीई, और अगर उनको लग रहा है कि नीचे आएगा तो रिलायंस में सेल कर देंगे वो सीई को, ठीक है। ठीक एग्जैक्टली ऑपोजिट ऊपर वाले का, ठीक है। अभी सीई और पीई आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। ऊपर साइड में अगर आपका व्यू है अप साइड जाने वाला है तो आप सीई बाई करोगे, आपका व्यू अगर डाउन साइड जाने वाला है तो पीई को बाई करोगे, ठीक। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो अगर ऊपर जाने वाला है आपका व्यू है तो आप पीई को सेल कर दोगे, और अगर आप नीचे जाने वाला है आपका व्यू है तो आप सीई को सेल कर दोगे, ठीक है। आप सेलर हो, आप सिर्फ सेलिंग पे फोकस करेंगे, ठीक है। इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ वेरी लो, सिर्फ आप प्रीमियम पे करते हो। इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ हाई, ठीक है, आप प्रीमियम रिसीव कर रहे हो, ठीक है, यानी कि जो टोकन मनी है वो आपको मिल रहा है। अभी इसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो होता है एट दी मनी, इन दी मनी और आउट ऑफ दी मनी, जिसको कि हम लोग कहते हैं एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम, ठीक है। तो अभी सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कुछ नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है। अभी सपोज मान लीजिए कि ये एक XYZ स्टॉक है, ठीक है, XYZ स्टॉक है, ये अभी 100 पर है, ठीक है। अभी ये जो है ये हमारा एट दी मनी हो गया, चाहे आप सीई में देखेंगे या पीई में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम सीई के लिए डिस्कस करेंगे। एट दी मनी का मतलब जो करेंट प्राइस चल रहा है उसका स्ट्राइक चार्ट इज़ एट दी मनी, ठीक है। तो अगर अभी इस स्टॉक का भाव 100 रुपया चल रहा है, XYZ स्टॉक का भाव 100 रुपया चल रहा है,
तो अगर हम लोग खोलेंगे XYZ 100 CE तो ये हमारा हो जाएगा एट दी मनी। वेर एज अभी हमारे लिए 100 पे अगर इसका भाव चल रहा है तो 110 विल बी आउट ऑफ द मनी एंड 80 विल बी इन द मनी। ठीक है, यानी कि अभी इस सिचुएशन पे जब 100 रुपये इसका कॉस्ट है एक स्टॉक का XYZ का, तो 110 की अगर हम बात करेंगे, 110 का CE अगर हम लोग खोलेंगे तो उसका वो हो जाएगा हमारा आउट ऑफ द मनी। और अगर हम 100 से नीचे कोई भी CE को खोलते हैं तो वो हमारा होगा इन द मनी। ठीक है, यानी कि ये जो भी स्ट्राइक्स है वो इन द मनी है। चलिए मैं आपको एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ कि ये दिखता कैसा है। सपोज मान लीजिए बैंक निफ्टी बंद हुआ है 34,400 पर। तो अगर यहाँ पर आप ऑप्शन चेंज पे आओगे और यहाँ पर आप देखोगे ये 34,400, ठीक है, ये आप खोलोगे तो ये आपका एड दी मनी रहेगा 34,400 का CE। तो 34,400 का CE एट द मनी है और इसका कॉस्ट है 75 रुपीज़। ठीक है, ये इसका स्ट्राइक चार्ट है, इसको कहा जाता है स्पॉट चार्ट। जो आपका इंडेक्स का नेकेड चार्ट है उसको स्पॉट चार्ट कहते हैं, और उसका जो डिराइव्ड चार्ट है, जो भी हम लोग CE या PE खोलने वाले हैं, उसको कहते हैं स्ट्राइक चार्ट। ठीक है, स्ट्राइक चार्ट पे जो भाव दिख रहा है आपको वो होता है आपका प्रीमियम। जैसे कि 75 रुपीज़ है करेंटली, तो ये इसका प्रीमियम है, यानी कि आप इतना पे करने वाले हो। तो एक लॉट में अगर 25 क्वांटिटी आती है तो 25 इंटू 75 जितना होता है उतना आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि 1875 रुपीज़, दैट इज़ इट। ठीक है, तो 1875 रुपीज़ अगर आप पे करोगे तो आप एक लॉट का 34,400 का CE इस एक्सपायरी का, जो कि 10 तारीख का यानी कि आज का एक्सपायरी का है, आप उसे खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर कोई भी जाता हूँ, जैसे कि 34,500, 600, 700, 800, 1000, 35,000, 36,000, ये सब आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। ठीक है, और आउट ऑफ द मनी सब एक्सपायरी के दिन ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग चलते हैं और ऑप्शन चेंज पे देखेंगे, ये देखिए सबका वैल्यू 0.05 हो गया है। ठीक है, ओके सॉरी इधर। ठीक है, चाहे वो एक स्ट्राइक ही ऊपर क्यों ना हो, वो सब ज़ीरो हो गए हैं, चाहे 34,500 हो, 600, 700, 800, कुछ भी। और इनका वैल्यूज़ आप देखोगे कितना ड्रास्टिकली गिरा है, राइट। शुरू हुआ था वो आज लगभग 800-900 रुपये पे, और आज वो ज़ीरो पे ख़त्म हुआ है, यानी कि 800 से 900 रुपये का प्रीमियम भी आज ऑप्शन सेलर्स ने खाया होगा, अगर अच्छे तरीके से उन्होंने भी सही जगह पे शॉर्ट कर दिया होगा। ठीक है, सो ये होता है आउट ऑफ द मनी पे एक्सपायरी के दिन। जितना भी आउट ऑफ द मनी है, यानी कि 34,000 के ऊपर का जितना भी वैल्यू है फॉर CE, वो सब ज़ीरो। वेर एज इसके नीचे जितना भी CE है वो आपका इन द मनी रहेगा, और उनके वैल्यूज़ आपके जो होने चाहिए, जैसे रहने चाहिए, वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ अच्छे खासे रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 74, 174, 274, 374, 474, 574, हर एक में 100 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग कि CE में क्या होता है। और अब चलते हैं PE में। PE में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर हम लोग खोलेंगे XYZ 100 का PE, तो ये भी आपका ATM रहेगा, यानी कि दिस इज ATM एट द मनी, करेंट प्राइस का स्ट्राइक प्राइस एट द मनी। इसके ऊपर जितना भी रहेगा वो इन द मनी रहेगा, और इसके नीचे जितना भी रहेगा वो आउट ऑफ द मनी रहेगा। PE में इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होने वाला है। PE में एक्सपायरी वाले दिन जितना भी नीचे वाला एरियाज है वो सब ज़ीरो हो जाएगा, और ऊपर वाले में सब में 100 रुपये करके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर आप एक ही चीज़ को बार बार करेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो PE में जितना भी ऊपर का एरिया, जैसे कि मैंने बताया, जितना भी ऊपर का एरिया है वो सब अच्छा वैल्यू पर रहेगा, और नीचे वाले वैल्यूज़ सब ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए नीचे वाले जो भी वैल्यूज़ है 34,400, 300, 200, 100, वो सब ज़ीरो हो गए। ठीक है, और जो भी ऊपर के वैल्यूज़ है
500 तो आपका एट दी मनी है, उसके बाद 600 700 800 सब में 100 रुपये करके बढ़ गया है, ठीक है। तो इन द मनी में सब स्ट्राइक्स पे 100 रुपीज़ करके बढ़ा रहेगा और आउट ऑफ द मनी सब ज़ीरो हो जाएगा। अगेन पीई का मतलब मेरा व्यू है नीचे जाएगा, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। तो जब मैं देख रहा हूँ कि नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे वाला एरिया सारा मेरा आउट ऑफ द मनी है और ऊपर सारा इन द मनी है। वेयर एज मैं सी में क्या देखता हूँ कि मैं ऊपर की तरफ का डायरेक्शन बैठा रहा हूँ, तो ऊपर की तरफ जो भी है वो सब आउट ऑफ द मनी और नीचे जो भी है वो इन द मनी। आई होप ये मैं क्लियर कर सका। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके आप इस वीडियो को देखें, तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें क्या होती है, कैसी होती है, क्योंकि एक बार में ऑप्शंस को थोड़ा समझना डिफ़िकल्ट हो सकता है। और इसके बाद आप लोगों के लिए मैंने ऑप्शंस ग्रीक के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए ऑप्शंस ग्रीक्स, इसको भी आप ज़रूर जाके देखिएगा, तो आपको और भी डिटेल्ड में समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं तो वो भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको बायो पे मिल जाएगा। और ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है ट्रेड मतलब फायर्स पे ट्रेड करना, ठीक है, क्योंकि फायर्स में जो रीज़न फायर्स में ट्रेड करना मुझे पसंद है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहला आप ऑप्शन चेन खोल सकते हो। लाइक अभी अगर आप सोचोगे, मैं आपको बोल दूंगा 34,000 पे आपको 10 स्ट्राइक ऊपर सी ले लेना है या पी ले लेना है, या आप एक आपको ऐसा स्ट्राइक लेना है जिसका प्रीमियम 100 रुपया चल रहा है, तो वो आप बाकी जैसे कि जीरोधा एंड ऑल पे आप नहीं देख सकते। उसके लिए आपको सब वॉच लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसका प्रीमियम क्या चल रहा है। वैरएज यहाँ पे आप सिंपली राइट क्लिक करके ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे ना, तो उस एसेट के लिए जितने भी सी और पी है वो आपको यहाँ पर वो दिखा देता है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको स्ट्राइक्स ऊपर और नीचे कितना देखने को मिल रहा है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं 20-20 कर दूंगा तो वो 20% स्ट्राइक अपसाइड एंड 20% स्ट्राइक डाउन साइड देखने को देगा। वैरएज जीरोधा में आप ऑप्शंस बाइंग सिर्फ 10% ही ऊपर या नीचे कर सकते हैं, उसके ऊपर का आप कुछ भी बाई करने जाएंगे तो आपको वो करने नहीं देगा, ठीक है, वहाँ पे उनका ब्लॉक्ड रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर यहाँ पर सपोज मान लीजिए ये 34,500 चल रहा है, तो 34,500 से 10% ऊपर तक का स्ट्राइक और 10% नीचे तक का स्ट्राइक आपके लिए खुला रहेगा, ठीक है, उसके ज़्यादा बाहर तक आपको नहीं मिलेगा ये, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं 10 स्ट्राइक्स ऊपर नीचे खुला रहता है, उससे ज़्यादा स्ट्राइक्स आपको वहाँ पे नहीं मिलते हैं, आपको वहाँ पे ब्लॉक मिलता है। लेकिन फायर्स में आपको 20% तक का आपको स्ट्राइक में बाई करने को मिलता है, यानी कि डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बाइंग भी आप फायर्स में कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ही अच्छा खासा ये लोग अलाउ करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। पहला तो वो, दूसरा आपको ऑप्शन चेंज डायरेक्टली यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि एकदम यहाँ पे ऑन द स्पॉट आप यहाँ से देखोगे, सीधा इसका ऐसे यहाँ पे आओगे और चार्ट लगाओगे, जिसका मर्जी उसका चार्ट आप लगाओगे, खुलेगा और आप बाई सेल कर सकते हो। तीसरा जो मुझे इसका पसंद है इंटरफेस में वो ये है कि आप ऑन स्क्रीन में ही बाई या सेल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने दबाया, सीधा यहाँ पे बाई या ये लग गया और ये यहीं से आपको दिख जाता है। आप लोगों ने कई बार मेरे स्क्रीनशॉट्स या वीडियोस में मैंने देखे होंगे अपने कि यहीं पे लगा रहता है, दिखता है हमको कि कितना क्वांटिटी लगाया है, यहीं पे हमारा एसएल भी दिख जाता है और टारगेट्स या पिरामिड्स भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है। तो विच इज़ वेरी गुड। आप यहीं पे ऑन स्क्रीन पे ही, इंटरफेस पे ही आप पिरामिड को मूव करा सकते हैं, एसएल ट्रेल कर सकते हैं, टारगेट आप लगा सकते हैं, ठीक है, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ऑन स्क्रीन ट्रेडिंग मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है धीरे धीरे इसे सभी ब्रोकर हाउसेस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत इफ़ेक्टिव है और साथ में ऑप्शन चेंज भी बहुत इफेक्टिव है। लेकिन इससे भी जो बड़ा रीज़न है वो है कि डीप OTM पे हमको बाई करने को मिलता है, जिसके अनेक फ़ायदे हैं, ठीक है। वो चीज़ें भी हम कवर करते हैं हमारे ऑप्शंस बाइंग के मास्टर क्लास पे, ठीक है। तो बस ये था मेरा अपडेट। और इसके साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि 20 तारीख को हमारा स्विंग ट्रेडिंग इंटेंसिव वेबिनार होने वाला है, ठीक है। पिछले बार हमारा सीट पूरा फुल हो गया था, वी वर नॉट एबल टू टेक एनी फर्दर पीपल इन आवर क्लास। इस बार हमने सीट्स भी बढ़ा दी है, रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी बहुत ही तेज़ी से हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो जाइए learnfnotrading.com पे, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर रजिस्टर कर लीजिए। और फायर्स में भी अगर आपको अकाउंट खोलना है
नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से जाके आप खोल सकते हैं। इसके कुछ और फ़ायदे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका जो ब्रोकरेज है वो भी बहुत ही लिमिटेड है, मतलब जो कि अभी डिस्काउंट ब्रोकर्स में चलता है वैसा ही है। और साथ में यहाँ पे आपका फायर्स का चैलेंज भी रहता है, 30 डेज़ का चैलेंज, कि 30 दिन तक अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आपके सारे ब्रोकरेज रिटर्न हो जाते हैं। और आपको पता है ऑप्शंस में ब्रोकरेज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो अगर आप उसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हो, अगर आप 1000 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट आप फायर्स में बनाते हो तो आपको सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, साथ में आपका ब्रोकरेज भी रिटर्न हो जाता है, जो कि ज़ीरोधा में नहीं होता। ज़ीरोधा में आपको ब्रोकरेज रिटर्न नहीं मिलता है, ठीक है। और आप लोगों ने खुद देखा होगा प्रतिमा ने भी जीता था फायर्स चैलेंज, तो उसका भी सर्टिफिकेट आया था, हमने सभी जगह पे शेयर भी किया था। बट यही था ओवरऑल कि सिस्टम मुझे पसंद है। हाँ, सब कुछ क्या अच्छा अच्छा है नहीं, इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है अभी भी। ये लोग बहुत अच्छी खासी फीचर्स लाते रहते हैं, और मैंने काफ़ी बार कंप्लेन भी किया है कि इनके इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है। एंड दे हैव सेड कि ये इस पे काम करेंगे, इस पे इम्प्रूवमेंट लाएंगे। बट मुझे फिर भी लगता है कि ये एक बहुत ही सॉलिड प्लेटफॉर्म है, और इसको आप लोगों को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और इसके शायद से अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी नहीं हैं, तो विच इज़ अ विन विन फॉर यू। आपको यहाँ पर आराम से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और ट्रेड करके देख सकते हो कि कैसा इसमें आपका एक्सपीरियंस रहता है। मुझे लगता है ओवरऑल आपको अच्छा ही लगने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।